बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FAIC बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2014 का फ़र्स्ट पेपर कर रहे थे और सेक्शन बी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डू सेक्शन सी, और साथ साथ जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ आपने उनको नोट डाउन करते जाना है। और आपने यहाँ तक भी देख लिया होगा कि यानी आपने अभी तक 2 पेपर्स किए हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिपीट भी हुई हैं और अल्ट्रेशन के साथ भी पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने यही बिलीव करना है कि यही क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे या स्लाइड चेंज के साथ यानी वैल्यू चेंज के साथ आ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा और जो है वो आपको अच्छे से मेमोराइज भी होंगी थिंग्स, जिसको आप अच्छे से फिर जो है वो एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो पार्ट है कैलकुलेट। अब देखिए, इसको मैंने पर्पल में लिखा हुआ है क्योंकि स्टॉक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी 2013 के फर्स्ट और सेकंड पेपर में स्टॉक्यू के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, जो सिंपल होते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2S3 विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग 20 grams ऑफ एल्यूमिनियम एंड 30 grams ऑफ सल्फर. How much of the non-limiting reactant is in excess? The reaction between aluminum and sulfur is given as. ठीक है, तो सिंपल आपको दोनों के ग्राम्स दिए हुए हैं। तो स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आपने क्या करना है, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करने हैं और फिर कंपैरिजन करना है बारी बारी Al2S3 के साथ, और जो सबसे कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें जो है वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएंगे कि कितने बन रहे हैं, और फिर हम उससे मास फाइंड आउट कर लेंगे। और एट द एंड जो इसका सेकंड पार्ट है कि हमने जो एक्सेस रिएक्टेंट कितना रह गया है, यानी जो इसने रिएक्ट नहीं किया रिएक्शन ख़त्म होने के बाद लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो वो भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का कंपेरिजन करना होता है, रेशियो लेनी होती है। ठीक है, तो स्टॉक्यू के न्यूमेरिकल्स में मैंने चैप्टर 1 की जो वीडियोस हैं उसमें भी डिटेल से बताया है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हमने राइट साइड पे रखनी है। तो हमने एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जिसने लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर लिया है, तो हमने एक्सेस रिएक्टेंट को राइट साइड पे रखना है। ठीक है, कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली सबसे पहले, और सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का मास, मोलर मास और मोल्स लिखेंगे। ये देखें, मास, मोलर मास और मोल्स। ठीक है, 0.74 आ गए। फिर हम सल्फर का लिखेंगे, मास, मोलर मास और उसके मोल्स। ठीक है, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मोलर रेशियोज आर, एल्यूमिनियम और सल्फर का दोनों का हमने कॉलम बना लिया है। बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से 1 मोल ऑफ Al2S3 बनेंगे और 3 मोल्स ऑफ सल्फर से 1 मोल ऑफ Al2S3 बनेंगे। ठीक है, तो अगेन जो मैथमेटिकल स्टेप होता है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर मोलर रेशियोज में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती हैं कोई भी नंबर हो, 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो, तो आपने 1 का खुद फाइंड आउट करना होता है कि 1 मोल होगा तो कितना होगा, दैट विल बी 1/2। इसका 1 मोल होगा तो कितना होगा, 1/3। ठीक है, तो अब आपने जो एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड आउट किए हैं उसके लिए फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम देखें 0.74 का करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.74, और 0.93 मोल्स हैं सल्फर के, तो इसका आएगा 1/3 इंटू 0.97। तो आंसर जो है वो आ गया है 0.37 एंड 0.31। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चल गया कि सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि एज द सल्फर इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2S3, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने क्या करना है, Al2S3 का जितना मास प्रोड्यूस हुआ है वो लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले तो हम उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं और सल्फर के 3, 150 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। मास ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस्ड, मोल्स इनटू मोलर मास, तो हमारे पास 46.5 ग्राम्स आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है वो इसका मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, अब आपने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के दरमियान में रेशियो लेनी है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बता रही है हमें, तो इक्वेशन हमें बता रही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर के 3 मोल्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर हम मैथमेटिकल स्टेप करेंगे, 1 मोल ऑफ सल्फर किससे रिएक्ट करेंगे, 2/3 के साथ करेंगे। ठीक है,
तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 सल्फ़र जो है वो रिएक्ट करेंगे कम्प्लीटली 2 एल्यूमिनियम के मोल्स के साथ। तो अगर हम 1 का फाइंड आउट करते हैं तो वो 2/3 हो जाएगा, और हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स थे वो थे 0.31। तो उसके 0.31 की से रिएक्ट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.31, तो 0.21 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मास ऑफ एल्यूमिनियम यानी एक्सेस रिएक्टेंट जो पीछे रह गया, उसके पहले मास नहीं मोल्स निकालने। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो टोटल मोल्स उसके बने थे 0.37, उसमें से 0.21 ने रिएक्ट कर लिया और 0.16 जो है मोल्स रह गए। अब मास ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट अनरिएक्टेड हमारे पास कितना है, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स आ गए 0.16 और मोलर मास 27 है। ठीक है, 4.32 ग्राम जो है उन एल्यूमिनियम का उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ये प्रॉपर हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत 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 ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जिसमें एक्सेस रिएक्टेंट जो है पीछे लेफ्ट अनरिएक्टेड वो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें आपने देखें कितना इजी है, कितना इजीली आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, डिराइव ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जो है डिराइव करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा हुआ कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव करें। ठीक है, ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। काइनेटिक गैस इक्वेशन है 1/PV=1/3 mNc/2। ठीक है, उससे स्टार्ट करना, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन बोला जाएगा क्वेश्चन में। और अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको हम डिफरेंटली जो है वो लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करें। According to the postulate of kinetic molecular theory, the kinetic energy of the particles is proportional to the absolute temperature। ये तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यानी जैसे हम लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें हम के ई नहीं लिखेंगे हम, बल्कि इस तरह लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास हाफ mv² के बराबर होगी। ठीक है, और उसमें से हम v² को जो है वो राइट साइड पे रखेंगे, 2 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और m को डिवाइड कर देंगे, और फिर हम v का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2e/m। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को ऑफ अ गैस को साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी O2 को एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होती है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, सो हमारे पास 2e जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम कांस्टेंट को और इक्वालिटी के साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, जो कि बता रही है कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, या आप कह लें कि रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन। देखें, जब रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन की बात करें तो उनकी स्पीड की ही बात हो रही है। ठीक है, तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी गैस का मास ज़्यादा होगा, हैवी गैस होगी, उतनी ही उसकी स्पीड कम होगी, और जितनी लाइटर गैस होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सो कि एमटी वेरीफाइड दैट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये एवरेज स्पीड किसके इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। तो देखें कितनी ईजी सी 2-3 स्टेप्स में जो है हमने इसको डिराइव कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इन दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना कि काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात हो रही है या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ये केबी की और बलूचिस्तान की बुक्स में डिटेल में लिखा हुआ है, नेशनल बुक फाउंडेशन में आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने 3 यहाँ पे यूजेस लिख दी हैं। फर्स्ट क्या है, इट कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड स्पोर्स। एंड दूसरा ही है प्लाज्मा टॉर्चेज आर यूज इन इंडस्ट्री टू कट मेटल्स। और तीसरा जो है ये इजी मैंने चूज़ करके लिखे हैं, इट इज़ यूज इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज टीवी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट,
Keeping in mind the postulates of Bohr's model of an atom, derive an expression for the energy of revolving electron in nth orbit of hydrogen atom. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर 2 है ना, उसमें आपके पास एनर्जी को डिराइव करने के लिए और रेडियस ऑफ एन एटम जो है वो डिराइव करने के लिए दो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं कि ये आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने साथ साथ ये भी देखना है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने के लिए बोली है या हीलियम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि लास्ट स्टेप में आपने जो जेड की वैल्यू पुट करनी होती है तो वो हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करेंगे, हीलियम के लिए जो है वो 2 पुट करेंगे, लिथियम के लिए 3 पुट करेंगे और बेरिलियम के लिए 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका लास्ट स्टेप जो है वो करेक्ट होगा। तो कॉन्सेप्चुअल या एसएलओ बेस करने के लिए एग्जामिनर जो है वो इसी क्वेश्चन को यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकता है कि कीपिंग इन माइंड द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। तो लास्ट स्टेप चेंज हो जाएगा जिसमें आप z की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड इसको आप लिख लें टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा और पोटेंशियल एनर्जी का वो आपने ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखें किस तरह से ऐड हो रही है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो उसमें हमने वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो है हमने डिराइव किया था जब हम रेडियस की इक्वेशन जो है वो कर रहे थे। तो आपने इस एनर्जी में उसको पूरा ड्राइव नहीं करना, आपने वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली याद करनी है कि ये हमारे पास है जेड ई स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर एम, ठीक है। और उसको आपने यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह जब आपने पुट किया, ठीक है, एम से जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग जेड ई स्क्वायर 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 पाई ई नॉट आर बच जाएगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया और पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन सेम यही है, लेकिन यहाँ पर 8 की जगह 4 है, ठीक है। जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर नेगेटिव। और लेकिन आपने ये बताना है कि हमने कूलम्स लॉ से डिराइव किया है, लेकिन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। वैसे लास्ट जो पेपर था उसमें हमारे पास ये जो कूलम्स फोर्स का पूछा हुआ था 2013 के सेकंड जो पेपर था उसका 5th क्वेश्चन था कि आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो वहाँ पर हमने इसको बहुत डिटेल से डिराइव किया, लेकिन आपने एनर्जी की जब डेरिवेशन करनी है तो इसको डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ गए हैं हम इसको टोटल एनर्जी में पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, यानी एक स्टेप जो हो रहा होता है तो वो हमें दूसरे स्टेप की खुद से ही हिंट दे रहा होता है। अब हमारे पास ये देखें जेड ई स्क्वायर और पाई ई नॉट आर ये दोनों में है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट लेके बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और 1/8 माइनस 1/4 आ जाएगा और उसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो है वो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। -1/8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, अब यहाँ ऊपर माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पर आपको माइनस का साइन अब नज़र आ रहा है क्योंकि ये -1/8 आ गया। नेक्स्ट आपके पास होगा कि ये जो अब एनर्जी आ गई है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था कि आर की भी वैल्यू थी, ठीक है। अब आर की वैल्यू जो है वो हमने अनदर इक्वेशन से पुट करनी है, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली पुट करने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें जब भी एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड या थर्ड में, तो हमें उसका भी रेडियस भी पुट करना पड़ेगा। तो हमें ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा था, तो जिसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि रेडियस को हमने हटाने के लिए रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, रेडियो का एक्सप्रेशन पुट कर दिया ताकि हमें रेडियस की वैल्यू ना लगानी पड़े और हम जो है इसको इजीली एनर्जी को फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमें ये रेडियस की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। तो इसको जब आप पुट करेंगे, ठीक है, तो आपने इसको डिनोमिनेटर में पुट करना था, ठीक है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई ई नॉट, इसको इस जगह पे पुट करना था, ठीक है, यानी ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब क्या होता है कि जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो वो सबसे ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब देखें पाई एम जेड ई स्क्वायर आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ई नॉट एन स्क्वायर एच के नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेप करके और उसके बाद फिर ये स्टेप करें या डायरेक्टली भी करना है तो कर सकते हैं।
लेकिन मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। और अब इसमें जो पाए पाए आपस में कट रहे हैं वो कट जाएंगे, ई नो एप्सिलॉन नॉट का स्केयर हो जाएगा, एन स्केयर एच स्केयर, नीचे सबका स्केयर हो गया, ठीक है। और ऊपर जो है वो एम जी का स्केयर और ई का 4 आंसर आ गया। अब देखें यानी अगर हम जी स्केयर को हटा के बाकी सारी चीज़ें लगाएं, जी स्केयर को साइड पे कर दें, तो ये आपके पास ME4, ठीक है, जी स्केयर को हटा दें, ME4 8 ई नॉट का स्केयर और एच का स्केयर, यानी एन स्केयर को भी हटा दें, ठीक है। यानी यहाँ से आप क्या करें कि ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्केयर और एच का स्केयर, इनको अलग कर लें और जी स्केयर ओवर एन स्केयर को अलग कर लें, ठीक है। इन सब की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, यानी 2.178 10⁻18, ठीक है। और उसके साथ 1 ओवर एन स्केयर, और अगर आप हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 लगा दें तो z ख़त्म हो जाता है। अगर z आपने नहीं हटाना अभी तो आप z स्केयर साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर हीलियम के लिए है तो हीलियम के लिए 2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 4 जो है फिर इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरीके से आपने जो है वो करना है। मतलब अगर आपको डायरेक्टली भी किसी का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आ जाए हीलियम या लिथियम की, तो आपने इसको ऐसे करना है -2.178 इंटू 10⁻18 इंटू जी स्केयर और 1 ओवर एन स्केयर, और यहाँ पे ये जॉल यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। जी स्केयर आपको फिर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन के लिए तो जी को आप हटा देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यहाँ पर के की वैल्यू बता दी है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो यानी डिक्रीज हो रही है। न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी लेस होगी, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी आपने कैलकुलेट की है 2.178 10⁻18 1 ओवर एन स्केयर, तो ये जौल पर एटम में है। और अगर इसको आपने जौल्स पर मोल में करना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें, तो ये किलो जौल्स पर मोल में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट इज n+l रूल फॉर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल ऑफ एन एटम, गिव एग्जांपल्स। तो बहुत ही इजी और मज़े का क्वेश्चन है n+l रूल वाला, बस आपने 2 एग्जांपल्स जो है अच्छे से अटैम्प्ट करनी है। सबसे पहला रूल क्या है इसका, फर्स्ट कि एन एडिड इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एंटर इन द ऑर्बिटल हैविंग लोअर n+l वैल्यू, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो वो किस में पहले जाएगा, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी, ठीक है। साथ ही आप एग्जांपल बता दें कि जैसे 2s और 3d है, ठीक है, उसमें 2s और 3d में आपने इस तरह से टेबल बना के इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी 2s में n की वैल्यू 2 है, 3d में n की वैल्यू 3 है, फिर l की वैल्यू 0 और 2 है, और n+l जो है वो देखें 2 और 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें n+l की वैल्यू किसकी कम है, 2s की, सो 2s विल बी फिल्ड फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ लोअर n+l वैल्यू, ठीक है। अब देखें l की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी आती है ना, क्योंकि यानी 0 1 2 और 3, यानी s के लिए l की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए 3 होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, फिर क्या होगा, यानी फिर किसको हम पहले फिल करेंगे, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा, यानी वो लोअर एनर्जी होगा और पहले फिल होगा जिसकी n कम होगी, ठीक है। यानी 4p और 3d में से 3d जो है वो पहले फिल होगा, क्योंकि ये देखें दोनों की जब हमने n+l किया तो दोनों का आंसर 5 आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू कम किसकी है, 3d की, तो इसलिए 3d विल बी लोअर इन एनर्जी एंड इट विल बी फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो देखें कितना इजी था कि पहले तो हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी n+l वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, हायर आ रही है, सॉरी लोअर आ रही है, ठीक है। n+l वैल्यू जिसकी लोअर आ रही है उसको पहले फिल करेंगे, और जिसकी हायर आ रही है उसको बाद में फिल करेंगे। लेकिन अगर n+l वैल्यू दोनों की सेम है तो फिर हम उसको फिल करेंगे जिसकी n कम है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट,
एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ऑलरेडी 2013 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, लेकिन वहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन की थी इथीन की, ठीक है, और वाटर की, और यहाँ पर हम कर रहे हैं इथाइन की, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इथाइन में भी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसके, यानी इस कार्बन की अगर हमने फाइंड आउट करनी है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके सराउंडिंग एटम्स देख लें 2 हैं, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स लिखें प्लस लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन। कार्बन के बाद तो कोई लॉन पेयर नहीं है, ठीक है, सारे के सारे जो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं। तो टोटल आपके पास आंसर आता है 2, मीन्स कि आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स रिक्वायर हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स कैसे बनेंगे, एक p और एक s आपस में कंबाइन करेगा और 2 जो है वो sp ऑर्बिटॉल्स बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इथाइन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इथाइन और इथीन की, तो आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इथाइन को आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, पेपर में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप एसिटाइलिन की हाइब्रिडाइजेशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बाद फिर आपने इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2pz में, और फिर आपने एक s और एक p को मिलाकर इसकी हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है इस तरीके से, sp हाइब्रिडाइजेशन, और आपके पास 2 sp ऑर्बिटॉल्स बन जाएंगे और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स साथ शो होंगे। ये अनहाइब्रिड हैं और ये हाइब्रिड स्टेट शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, दोनों कार्बन्स के लिए आपने थोड़ी थोड़ी लाइंस छोड़ के, यानी 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 या 5 लाइंस छोड़ के आपने कॉपी में जो है वो दूर दूर दोनों कार्बन्स को ड्रॉ कर लेना है। अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स होंगे स्टूडेंट्स, हमेशा ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अब आपके पास 2 अनहाइब्रिड इधर हैं, एक कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड दूसरे कार्बन के पास हैं, इसका मतलब है आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। पहले तो आप इनको फिल कर लें, सब सिंगली फिल्ड हैं, और 2pz जो है वो एक पाई बॉन्ड बनाएगा, 2py दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, और एक sp और कार्बन का एक sp और दूसरा sp आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा sp रह गया है वो 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन्स भी अटैच है। तो अब ये सिंपली आपका हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, बहुत इजी ये जो डायग्राम ड्रॉ हुई भी है, देखें कार्बन भी शो हो रहा है, हाइड्रोजन भी, और पाई बॉन्ड्स भी कितने अच्छे से शो हो रहे हैं। आपने इसी तरीके से इसको शो करना है, और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। अब उसमें आपने सारी जहाँ जहाँ पे आपने ओवरलैपिंग किया है, जिस ओवरलैपिंग से जैसा जैसा बॉन्ड बनता गया वो आपने बताते जाना है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है बोथ कार्बन एटम्स इन एथाइन शो sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी दोनों कार्बन ही sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बना है, sp ओवरलैपिंग से बना है, जो दोनों कार्बन के दरमियान में बना है, ठीक है। और जो 2 पाई बॉन्ड्स बने हैं वो किस तरह से बने हैं, 2py और 2py की ओवरलैपिंग, और 2pz और 2pz ओवरलैपिंग से जो है 2 पाई बॉन्ड्स बने हैं। और जो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं वो किस तरह बने, sp s ओवरलैपिंग से बने हैं, ठीक है। sp s ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से ये बने हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन की 2-4 लाइंस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर 10 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, और जो आपके पास कोई भी आ सकता है। यानी अभी हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया ना, कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डिटेल से लिखें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी। तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का भी आ सकता है, या आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन है एग्जामिनर के पास कि वो लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर दे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको लिखना कैसे, सबसे पहले तो आप बॉइलिंग पॉइंट का बताएं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बताना है, ठीक है। Boiling point, a liquid boils at temperature where its vapor pressure becomes equals to external atmospheric pressure, ठीक है। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। अब आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताएं कि ये एलिवेट कैसे करता है, बढ़ कैसे जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर वाटर का 100 है तो 100, 102 या 103 कैसे हो जाता है, ठीक है। When a non-volatile, non-electrolyte solute is added to a solvent, its vapor pressure is decreased, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट सरफेस पार्टिकल्स। तो अब सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इवेपोरेट करते हैं और वेपर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। और जब वेपर प्रेशर
एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे पास जब हमने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो उसमें हमारे पास सरफेस की जो स्पेस थी वो सॉल्यूट पार्टिकल्स ने भी ऑक्यूपाई कर ली। तो जो सॉल्वेंट सरफेस पार्टिकल्स थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। पहले देखें 6 थे और अब यहाँ पर आपको 3 शो हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अब वेपर प्रेशर भी कम हो गया। सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वही तो बना रहे थे वेपर प्रेशर, तो अब वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड बॉयल ही नहीं कर रहा, तो अब हमें उसको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप हो और फिर लिक्विड जो है वो या सोल्यूशन बॉयल करे, ठीक है। Therefore, a solution must be heated to a higher temperature to equalize its vapor pressure to the external pressure. This causes the elevation of boiling point of the solution. तो इसको हम elevation and boiling point को डेल्टा टी बी से शो करते हैं। और डेल्टा टी बी हम फाइंड कैसे करते हैं, T2 यानी जो हायर टेम्परेचर होता है ना, T2 में से T1 माइनस करके, ठीक है। और साथ आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ बहुत इजी है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरम्यान में ग्राफ बना हुआ है। 2 कर्व्स ऐसे लगा देने हैं आपने और एक ये एक्सटर्नल लाइन को इससे कट कर देना है, ठीक है। ये प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और एक टेम्परेचर आएगा जिस पर जाके वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ पे जो है वो लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं T1। देखें ये फर्स्ट वाला T1 टेम्परेचर है जिसमें हमारा सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है, ठीक है। ये देखें प्योर सॉल्वेंट की लाइन है ये, और ये बॉयल कर रहा है। अब ये सोल्यूशन की लाइन है और ये जब टच करेगी एक्सटर्नल प्रेशर पे तो वो हमारे पास T2 टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर जहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब प्रॉपर लिखना है ताकि एग्जामिनर को ग्राफ में कोई भी मिस्टेक नज़र ना आए, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी ग्राफ को आपने 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। वो क्या आप बता रहे हैं, मतलब वो आप ये बता रहे हैं कि ये A B कर्व किस चीज़ को शो कर रहा है और ये C D कर्व किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपने बताना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद टेम्परेचर, ठीक है। और बी क्या सी डी क्या बता रहे हैं, द कर्व सी डी रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो कैसे कैसे वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। और दिस कर्व मस्ट लाई, ये जो हमारे पास सी डी कर्व है ना, दिस लिखते हैं या सी डी कर्व मस्ट लाई बिलो दैट ऑफ दी सॉल्वेंट कर्व, ठीक है। या कर्व ए बी कर्व से सी डी कर्व को नीचे की तरफ होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज़ लोअर दैन दैट ऑफ सॉल्वेंट से हमेशा सोल्यूशन का कम ही होता है वेपर प्रेशर, इसलिए उसको हम उस कर्व को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और लास्ट पॉइंट आपने क्या बताना है कि जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी, इसकी वैल्यू वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी जितना ज़्यादा मोलल सोल्यूशन आप बनाएंगे, 1 मोलल बनाएंगे तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कम होगी, 2 मोलल बनाएंगे तो और बढ़ती जाएगी, 3 बनाएंगे तो और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। ये जब आप ये वाली पॉइंट लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो इसके बाद फिर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के भी लगाएंगे, और अगर 1 मोलल सोल्यूशन है तो डेल्टा टी बी के बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपने ऑलरेडी ये वाला जो है क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके हैं 2013 के सेकंड पेपर में, जिसमें आपने के बी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वही वाली स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। देखें के बी को आपने कैसे एक्सप्लेन किया था, दस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, ठीक है, इज़ कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बी। ये कब हम उसको कहते हैं, के बी कब कहते हैं, when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1 kg of the solvent, ठीक है। और साथ आप लिख सकते हैं के बी इज ऑल्सो कॉल्ड अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट।
अब के बी हम ऑलरेडी ये भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि के बी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, तब तक डिपेंड नहीं करता अनटिल इट डज नॉट आयनाइज। अगर तो ये आयनाइज आप, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बोल दिया कि हम एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा, वो अपने आइंस में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि के बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। एज अब हम जो है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन करने लगे हैं, जिसके लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि m जो है वो मोलैलिटी है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है, ठीक है, W2/m2, यानी बेसिकली ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ये मोलैलिटी होती है ना। तो kg को ख़त्म करने के लिए हमने इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये kg हट गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो W2/m2 से जो है वो आपने उसको शो कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय m। तो उसमें m की वैल्यू की जगह आपने ये सारा का सारा पुट कर देना है, के बी यहाँ लिखा, ये सारा का सारा m पुट कर दिया, और ये इस इक्वेशन को अरेंज कर दिया फॉर m2 को जो है हम यहाँ ले जाएंगे और डेल्टा टी बी को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपने 3 स्टेप्स में मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट को डिराइव कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये कितना ही इजी सा डेरिवेशन है, मतलब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, यानी है ये लॉन्ग क्वेश्चन और 6 to 7 मार्क्स का पेपर में आता है। तो आपने सिंपल सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, बहुत इजी डेफिनेशन, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या बताया कि ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ की 4 पॉइंट्स लिखे, ठीक है, ग्राफ के 4 पॉइंट्स लिखे, और उसके बाद फिर जो है आपने इसको डिराइव करने के लिए ये 3 स्टेप्स किए हैं, ठीक है। तो कितना इजी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, राइट रिडॉक्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर कार बैटरी। तो यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्ट 3 मार्क्स का जो है वो रिएक्शंस दे दिए हैं, 3 to 4 मार्क्स के, क्योंकि 4 रिएक्शंस है ना, डिस्चार्जिंग के और चार्जिंग के। तो इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं पूछी हुई, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन पूछी है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना होगा कि लेड एक्यूमुलेटर बैटरी में आपने एनोड पे क्या रखा हुआ है, कैथोड पे क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला हुआ है, और ये कितनी जो है वो वोल्टेज बैटरी जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग की पहले इक्वेशंस देख लें। तो ये बहुत इजी हैं, अगर आपने डिस्चार्जिंग की याद कर ली हैं तो चार्जिंग की जो है ना इससे रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि आपने लेड को जो है वो एनोड बनाया हुआ है, ठीक है, और जो कैथोड है ना वो भी लेड का ही बना होता है, लेकिन उस लेड के ऊपर ना, लेड एनोड के ऊपर ना लेड ऑक्साइड को आपने ऐसे करके स्पॉन्ज की फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट किया होता है, ठीक है। तो ये जो कैथोड होता है वो उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की आपने कोटिंग की होती है स्पॉन्ज फॉर्म में, तो वो कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड एक्ट करेगा, और सिंपल लेड जो है वो एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। और इनको आपने जो है डिप किया होता है सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में। अब सबसे पहले होता क्या है कि जो लेड है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ख़ुद तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है ना, खुद 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, +2 में जाएगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना के लेड सल्फेट बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर नेक्स्ट यूटिलाइज होंगे। जो सिस्टम में सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला हुआ है उसमें प्रोटॉन्स भी है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस की फॉर्म में होता है। तो वो जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके तो हाइड्रोजन बना लेता है, हाइड्रोजन एटम, और वो जो है फर्दर इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाएगा, ठीक है, और फिर अगेन आपके पास लेड और सल्फेट बच जाएगा, तो वो आपस में लेड सल्फेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एनोड और कैथोड पे जो हो रहा था आपने लिख दिया, और फिर आपने नेट इसकी इक्वेशन लिखनी है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काटना है, और आपके पास यानी 2 सल्फेट
और ये 4 हाइड्रोजन्स, ये दोनों मिलके 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। और बाकी लेड ऑक्साइड 2 सल्फ्यूरिक एसिड गोज़ टू फॉर्म 2 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। तो ये सारा का सारा डिस्चार्जिंग में हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही होती है, वो यूटिलाइज होता जा रहा होता है, ख़त्म होता जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास जब रीचार्जिंग होती है तो अब आप क्या करते हैं बेसिकली, अब एनोड तो आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। अब आपने जब इसकी बैटरी की रीचार्जिंग करनी है ना, ठीक है, रीचार्जिंग, तो आपने जो एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यानी जहाँ से करंट आ रहा है उसमें आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है। तो आपने एनोड को जो है ना नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, ठीक है, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, ठीक है। आपने डिस्चार्जिंग में ये लाइंस लिखनी है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है तो आप कहेंगे कि battery can be recharged by connecting its anode to negative terminal of direct current and the cathode to the positive terminal of the direct current, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने, क्योंकि यही लाइन से पता चलेगा एग्जामिनर को कि स्टूडेंट को पता है कि अब इनके जो है वो टर्मिनल्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब रिवर्स रिएक्शन होने वाला है। जो पहले एनोड बना हुआ था वो अब कैथोड एक्ट करेगा और जो पहले कैथोड बना हुआ था वो अब एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से लिखना है। फिर रिवर्स रिएक्शंस जो है वो अकर होंगे, ठीक है। रिवर्स रिएक्शंस अकर्स एट एनोड एंड कैथोड ऑफ द बैटरी। अब आपके पास ये जो एनोड है ना, एनोड पहले तो यूटिलाइज हो गया था ना, नहीं, एनोड पे लेड जो है वो ख़त्म हो गया था, यूटिलाइज हो गया था। लेकिन अब जब आप इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो इसके ऊपर, एनोड के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, लेड की। एनोड के ऊपर दोबारा से लेड डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड के ऊपर दोबारा से लेड ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि ये जब हमने इसको बैटरी को यानी ये पॉजिटिव था ना एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा तो ये कैथोड बन गया है पूरा, ठीक है। लेकिन हम इसको बोलेंगे यही कि हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि एनोड के ऊपर जो है वो अब लेड डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास, और अब हमने देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो लेड वाला था, यानी ये आपके पास एनोड था ना, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, रिवर्स रिएक्शन होगा। सेम वही रिएक्शंस आपने उल्टे करके लिख देने हैं, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। पहले वो वाले याद है, उनको उल्टा करके लिख देंगे तो ये आपके पास रिचार्जिंग हो तो बैटरी हो जाएगी और दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जनरेट हो जाएगा, दोबारा से उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। देखें यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आफ्टर रीचार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड अगेन ब्रिंगिंग डेंसिटी टू इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 1.25 ग्राम्स पर cm क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लेड एक्यूमुलेटर बैटरी का थोड़ा सा वर्किंग भी बता दी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने कैसे लिखना है, और जो है वो जब डिस्चार्जिंग हो जाएगी और चार्जिंग हो जाएगी तो आपने बुक में से इसकी 3-4 लाइंस देख लेनी है। अभी इस क्वेश्चन में आपने नहीं अटैम्प्ट करना ये, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट के लिए आपको थोड़ा सा पता चल गया कि हमने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, यानी आपने लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पर उन्होंने सिंपल राइट रिडॉक्स रिएक्शंस का है, ठीक है। आप डिस्चार्जिंग के लिखें और फिर पहले डिस्चार्जिंग के लिखें और फिर रीचार्जिंग के लिखें, ओके। तो यहाँ तक हमने जो है वो सेक्शन सी जो है 2014 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन सी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। थैंक यू।